ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक जो है, ठीक है, इस टॉपिक में जो है बेटा हम लोगों ने स्पेशली जो है फोकस करना है पहले बेसिक टॉपिक पे। मतलब जब तक आपको किसी बेसिक टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं होगा जो अभी मैं बताऊंगा, तब तक डाटा इंटरप्रिटेशन जो है, ठीक है, आपको उतना अच्छे से स्पीडी मतलब मिलेगा नहीं, मतलब स्पीड नहीं मिलेगी डाटा इंटरप्रिटेशन में। तो ये टॉपिक जो है बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप इसको प्रायोरिटी में सबसे टॉप पे रखो अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, बैंकिंग की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको बेटा प्रायोरिटी में टॉप टॉप पे रखो। 2 से 3 डाटा इंटरप्रिटेशन जो है जनरली बैंकिंग के एग्जाम में आते हैं, कभी कभी 4 भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 ही आएंगे, लेकिन मैक्सिमम 2 से 3 जो है मोस्ट ऑफ टाइम देखा गया है। ठीक है, बैंकिंग के एग्जाम में आता है प्रिलिमिनरी। अगर मैं बैंकिंग के प्री की बात करूँ तो बेटा 35 मार्क का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, उसमें से नियर अबाउट जो है 15 बोलो या 20 बोलो या 25 मार्क तक का जो है डाटा इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब ये अकेला टॉपिक जो है नियर अबाउट 40% से लेकर 60% तक का वेटेज बना सकता है प्रिलिमिनरी एग्जाम में। और इस टॉपिक के लिए जो है कुछ टॉपिक का नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब मैं बैंकिंग वालों के लिए क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक स्पेशली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्पेशल बैंकिंग एग्जाम वालों के लिए डिजाइन किया गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। और अदर एग्जाम की बात करें तो एमबीए का जो एग्जाम होता है आपका, ठीक है, एमबीए का हो सकता है कैट का एग्जाम हो या फिर आपका सीटी का एग्जाम हो एमबीए का, या दूसरे दूसरे एमबीए के डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे एग्जाम होते हैं। उसमें भी डाटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक जो है बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, एक इम्पोर्टेंस है इसका, मतलब इसका अलग सब्जेक्ट बोला जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन को। और जो बेटा बैंकिंग में तैयारी कर रहे हैं स्पेशली एसबीआई जैसे एग्जाम के लिए, चाहे एसबीआई पीओ के लिए करो या क्लरिकल के लिए करो, ठीक है, स्पेशली अगर मैं एसबीआई पीओ की बात करूँ तो एसबीआई पीओ जो है, ठीक है, आप कभी भी नोटिफिकेशन देखना एसबीआई पीओ की, तो एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन में क्वांटिटी एप्टीट्यूड नहीं लिखा होता है, डाटा एनालिसिस लिखा होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस सब्जेक्ट के जगह पे डाटा एनालिसिस नाम का सब्जेक्ट लिखा होता है, जिसका मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन ज्यादा पूछा जाएगा आपको एसबीआई पीओ के एग्जाम में। एसबीआई पीओ में बेटा ज्यादातर डाटा इंटरप्रिटेशन पूछेंगे और अरिथमेटिक सेक्शन पूछते हैं। ठीक है, ये जो है इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस है, बहुत बहुत ही हाई लेवल इम्पोर्टेंस है ये टॉपिक का। ठीक है, अब इस टॉपिक में जो है आपको कुछ कुछ टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। पहली बात है कि स्पीड मैथ्स। ठीक है, स्पीड मैथ्स क्या होता है कि आपके कैलकुलेशन के तरीके, ठीक है, अब कैलकुलेशन में जनरली होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ठीक है, और डिवीजन और सब्सट्रैक्शन, ये 4 चीजों के जो भी मैंने आपको ट्रिक्स पढ़ा के रखे हैं, या किसी ने नहीं पढ़े होंगे ट्रिक्स तो मेरे पास वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, वो देख लेना। तो ये ट्रिक्स जो है आपको अप्लाई करते आने चाहिए। और स्पीड मैथ्स में बहुत सारे ट्रिक्स हो, जैसे मैंने बोला कि 21 × 11 करना, ये एक मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स हो गया। या फिर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, चाहे डिवाइड करना हो, तो मुझे किसी को डिवाइड करना है, मान के चलो 648 को जो है मुझे डिवाइड करना है फॉर एग्जांपल 8 से, तो मुझे जरूरी नहीं कि इसको पूरा 8 से डिवाइड करना है, कभी कभी जो है लास्ट डिजिट देख के भी हम बता सकते हैं कि लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, तो ये जो है डिवीजन के भी ट्रिक्स इसमें अप्लाई होंगे, जिसको हम लास्ट डिजिट चेकिंग मेथड बोलते हैं। उसके अलावा एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या होता है, जैसे कोई दो नंबर है 347 और यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा है 422, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, तो ये डिफरेंस आपको क्विकली देखते आना चाहिए, मतलब इस डिफरेंस को कितने फास्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए, और ये चीज मैं आपको नंबर सीरीज में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने मेरा रिसेंट में नंबर सीरीज का लेक्चर अटेंड किया है तो मैंने आपको नंबर सीरीज में इस चीज के बारे में जो है प्रॉपरली बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो है आपको आना चाहिए। स्पीड मैथ्स जो है मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, अब एक्यूरेसी बढ़ाने का बेस्ट तरीका है आपको परसेंटेज टॉपिक जो है, ठीक है, परसेंटेज टॉपिक का जो है नॉलेज आपको होना चाहिए। स्पेशली मैंने आपको 2 टाइप के परसेंटेज पढ़ाए थे, प्योर परसेंटेज, ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, हो सकता है कोई अलग टीचर से अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उनका अलग तरीका हो। ठीक है, कंपेयर मत किया करो ज्यादा। ठीक है, बस आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए कि किसका समझ रहा है, बस उससे मतलब रखो। ठीक है, तो परसेंटेज टॉपिक में हमने 2 कंसेप्ट पढ़े थे, सक्सेसिव परसेंटेज और प्योर परसेंटेज। तो बेटा ये पूरा का पूरा डाटा इंटरप्रिटेशन जो है, इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है, टोटल 5 क्वेश्चन का डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन का जो है परसेंटेज का इंपॉर्टेंस बनता है। मतलब परसेंटेज ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है हर डाटा इंटरप्रिटेशन में, इसलिए जो है इसका 2 से 3 मार्क का जो है जनरली वेटेज बनता है। उसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम रेशियो की बात करते हैं, प्रोपोर्शन तो नहीं। तो रेशियो जो है ये भी एक टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा इंटरप्रिटेशन में। मतलब रेशियो के ऊपर भी जो है मिनिमम एक सवाल तो होता ही है, और रेशियो के कंसेप्ट का यूज करके, रेशियो के कंसेप्ट का यूज करके जो है आप परसेंटेज वाले सवाल, ठीक है, या फिर कोई डिफरेंट लेवल के सवाल जो है आप रेशियो के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, रेशियो बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, देखो ऐसा भी कोई एग्जांपल, जैसे मान के चलो कि ए की एज फॉर एग्जांपल 25 है
और बी की एज फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर्स है। ठीक है, अब मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल बी की ए की एज जो है बी से कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, तो आप इसको एक्चुअल वैल्यू ना लेके आप इसका रेशो भी ले लेते हो तो भी आपका आंसर वही आएगा जो एक्चुअली में आना चाहिए था। जैसे ये 5:4 है तो कितना ज्यादा है, तो सर ये 1/4 ज्यादा है, मतलब सर ये 25% ज्यादा है। तो इसमें आपको एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको रेशो में लेके भी जो है परसेंटेज टाइप के सवालों में रेशो का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। तो ये दो टॉपिक तो फॉरमोस्ट कंडीशन है, उसके अलावा ये आपका स्पीड मैथ्स ये आपको आना चाहिए जिसको हम सिंप्लीफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक के ऊपर डाटा इंटरप्रिटेशन जनरली बनता है, तो बहुत ज्यादा फेमस है बोर्ड साइंस स्ट्रीम का डाटा इंटरप्रिटेशन। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर डाटा इंटरप्रिटेशन बनता है, टाइम एंड वर्क के ऊपर भी बना था एसबीआई पीओ 2017-18 में। ठीक है, तो ये 2-3 टॉपिक जो है इसके ऊपर आपको डाटा इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक है जिसपे बन सकता है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी डाटा इंटरप्रिटेशन बनता है। ठीक है, उसके अलावा एसआईसीआई के ऊपर जो है डाटा इंटरप्रिटेशन बनते हुए देखेंगे आपको। पाइप्स एंड सिस्टम के ऊपर भी डाटा इंटरप्रिटेशन बनते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे अरिथमेटिक के टॉपिक है जिनके ऊपर डाटा इंटरप्रिटेशन बनता है। अब जब अरिथमेटिक के टॉपिक के ऊपर डाटा इंटरप्रिटेशन बनता है तो ऐसे केस में आपको अरिथमेटिक के जो जो टॉपिक के ऊपर, जैसे मान के चलो बोर्ड साइंस स्ट्रीम के ऊपर जो है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन बन गया, तो आपको बोर्ड साइंस स्ट्रीम का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि मतलब हम जो लिखते हैं ना x+y फॉर्मूला जिसमें हम एस डी एस यू अगर बोलते हैं, ये एस डी एस यू ये सारी चीजों का नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए, तभी जाके आप टैकल कर सकते हो अरिथमेटिक के बोर्ड साइंस स्ट्रीम जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन को। या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट पता होंगे तो इसके डाटा इंटरप्रिटेशन को आप टैकल कर सकते हो। तो हम मोस्ट ऑफ अभी हम क्या करेंगे, पहले बेसिक लेवल के डीआई पढ़ेंगे। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है कि पहले सुनाई दे रहा है कि नहीं, आवाज देखने दो मुझे। अच्छा, सबको क्लियर हो रहा है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? डाटा इंटरप्रिटेशन होपफुली सबको पता होगा, नहीं तो फिर आधे लोग ऐसे बैठे हैं भाई जिसको डाटा इंटरप्रिटेशन ही नहीं पता, सर बस बोलते ही जा रहे हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन डाटा इंटरप्रिटेशन, हमको तो पता ही नहीं डाटा इंटरप्रिटेशन क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पता है ना डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये जो चार्ट वाले डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसे डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एकदम बेसिक से बिल्कुल कंसेप्चुअल पढ़ा दूंगा। ठीक है, जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसे पढ़ा दूंगा, बस आपको जो है बस समझना है, हर चीज पर कंटिन्यूटी रखनी है रेगुलर लेक्चर में। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पे मैंने डिस्कस किया इतने सारे टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो आप जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है आप इन टॉपिक के जो है क्वेश्चंस भी लगा लो और सॉल्व भी कर लो। स्पीड मैथ्स का मैंने ट्रिक्स पढ़ाया, भले आपको ट्रिक्स आता हो, भले आपको 28 का स्क्वायर आता हो या बेटा 48 का स्क्वायर आपको फास्ट में निकालते आता हो, ठीक है, फिर भी एक बार इस टॉपिक को जो एक बार देख के, हो सकता है कुछ चीजें मैंने ऐसी पढ़ी हो जो आपने पढ़ी नहीं हो या फिर आपने मिस कर दी हो, इसलिए ये टॉपिक जो है ना पढ़ लेना। आज परसेंटेज टॉपिक को भी जो है पढ़ लेना। इसके जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं आपको उस क्वेश्चन को भी लगा के देखो। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई कंसेप्ट है ना क्वेश्चन के अंदर में होता है जो हमको जो है ऐसा बाहर में नहीं दिखता बेसिक कंसेप्ट में। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर में कंसेप्ट छुपे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है उसलिए क्वेश्चन भी लगा के देख लेना। रेशन प्रोपोर्शन में मैंने आपको रेशन प्रोपोर्शन का जितना भी बेसिक पढ़ाया है, दो रेशो को मैच करने का, या फिर हमने रेशो में फ्रैक्शंस वाले पार्ट को कैसे क्या हमने रेशो में कन्वर्ट किया, वो सारी चीजें जो है प्रॉपरली देख लो। ठीक है, उससे जो है आपको एक प्रॉपर बेसिक आइडिया आ जाएगी। ये दो टॉपिक को बेटा तभी क्लियर हो सकते हो आप लोग अपने माइंड में, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो जब आप इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द बच्चों का कैसा होता है कि भाई बैंकिंग का जो एग्जाम है, ठीक है, उसमें क्या होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है और इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ये 10 से 15 मार्क के लिए आएगा, ये 10 मार्क, ये 5-10 और ये 5 मार्क के लिए आएगा। सिंप्लीफिकेशन बेटा 10 से 15 मार्क के लिए आएगा, इनइक्वालिटी 5 मार्क के लिए आएगा। ऐसा हम लॉजिक देखेंगे तो नियर अबाउट 25 मार्क का तो पेपर हमारा ऐसे ही सॉल्व हो जाता। ठीक है, आउट ऑफ 35। फिर बचता कितना, 10 मार्क का अरिथमेटिक पोर्शन। ठीक है, अरिथमेटिक पोर्शन बचता है 10 मार्क का। ठीक है, पहले सुन लो आज पूरी बातें। 10 से 12 मार्क का अरिथमेटिक पोर्शन बचता है। अब इस अरिथमेटिक पोर्शन को बच्चे क्या सोचते हैं, वैसे भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 20 मिनट में हम सॉल्व ही कितना कर पाते हैं, तो 20 मिनट में हम तो ये सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए मोस्ट ऑफ द लड़के अरिथमेटिक पोर्शन को इग्नोर करते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो सिलेक्ट भी हो चुके होंगे अभी बैंक में, उनको भी अरिथमेटिक ढंग से नहीं आता, इसलिए सब लोग जो है ना पढ़ाने के फील्ड में नहीं घुसते। ठीक है, पढ़ाने के फील्ड में घुसने के लिए आपको अरिथमेटिक बहुत अच्छे से आना चाहिए ताकि आप दूसरे को एक्सप्लेन कर सको। ये 4 टॉपिक पे तो अपना जो है बरोबर दबदबा बना लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है इन टॉपिक को, कैसे इस टॉपिक को टैकल करना है, सबको इसके ट्रिक्स पता लग जाते हैं, लेकिन अरिथमेटिक को टैकल नहीं कर पाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि प्रिलिमिनरी में तो अरिथमेटिक आना ही नहीं है। लेकिन बेटा आपको एक बात बता दूं, मेंस का जो एग्जाम है ना उसमें वही बच्चा स्कोर करता है जिसको अरिथमेटिक बहुत अच्छे से आता।
अरिथमेटिक मतलब तुमको समझ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अरिथमेटिक मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो भी टॉपिक है ये अरिथमेटिक का टॉपिक है। तो अरिथमेटिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है, अच्छे से कंसेप्चुअल बिल्डिंग आपकी प्रॉपर्ली नहीं होगी इन टॉपिक पे, ठीक है, तब तक जो है आपको मेंस एग्जाम में जो है प्रॉब्लम जा सकती है। क्योंकि मेंस एग्जाम में जो है ना मतलब डाटा थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है, उसमें क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ जाता है, तो फिर आपके पास सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होने चाहिए। अगर आपने इतने टॉपिक पढ़ लिए और इतने टॉपिक को लेके आप मेंस एग्जाम देने जा रहे हो, तो फिर बेटा अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस आते हैं फिर वो आपके सिलेक्शन पार्ट में नहीं आएंगे। हो सकता है अरिथमेटिक का एक आधा टॉपिक आसान हो लेकिन आपने पढ़ा नहीं। जैसे मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ते। बहुत सारे बच्चों को पूछ लो जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, हो सकता है कोई ऑल इंडिया रैंक 1 भी हो, उसको भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर भी बताते हैं कि ये एग्जाम में ज्यादा आता नहीं, तो बच्चे पढ़ते भी नहीं। अब आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक नहीं आया तो बेटा देखो मेंस में जो है इसका एक आधा आसान सवाल आ गया तो आप मेंस में जो है 1 से 1.5 मार्क जो है आराम से गवा दोगे। ठीक है, तो ये मेंस में एक एक मार्क का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो इसलिए अरिथमेटिक पोर्शन आपको आना चाहिए, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको समझनी है। अब हम बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की, जो टॉपिक हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन। अब डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के डाटा इंटरप्रिटेशन होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे डाटा इंटरप्रिटेशन को, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, ठीक है, ऐसे अलग अलग जो है नाम दिए जाते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन को। ठीक है, आपने भी देखा होगा बहुत सारे डाटा इंटरप्रिटेशन को। ठीक है, जैसे आपने नाम सुने होंगे तो नाम में क्या रखा है वैसे भी, लेकिन पहले पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा टेबल ग्राफ होता है। टेबल ग्राफ में क्या होता है कि एक रो कॉलम में जो है टेबल में डाटा रख देते हैं, उसको हम टेबल ग्राफ बनते हैं। साथ में बार ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग के जैसे कुछ। ठीक है, बाद में पाई चार्ट होता है। ठीक है, फिर लाइन ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने और एक नाम सुना होगा बहुत अच्छे से, कैसलेट डीआई करके, है ना, कैसलेट डीआई। कैसलेट डीआई कुछ नहीं होता, जैसे आप पजल सॉल्व करते हैं ना रीजनिंग की, बिल्कुल वैसे ही पजल के जैसा होता है, उसको डायग्राम में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये कैसलेट डीआई करके भी होता है। आजकल बहुत सारे डीआई आ गए नए नए टाइप के, वही वो स्पाइडर डीआई, क्या अलग अलग डीआई आ गए पता नहीं, वो बकरी वाले डीआई आ गए, आपने देखे होंगे इस टाइप के जो है डीआई आते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो है स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे आपको ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पाइडर डीआई, या फिर जो आपने पिरामिड वाले डीआई भी देखे होंगे बहुत सारे लोगों ने, ऐसे पिरामिड शेप के डीआई बनते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, बस डायग्राम वाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, अदरवाइज ये डीआई को देख सॉल्व करोगे तो उतना कोई डिफिकल्ट नहीं रहता। तो ये अलग अलग डीआई आ गए हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बस इसमें कुछ नहीं है, आपको डाटा कैसे उठाना है इसमें से ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली क्लियर होनी चाहिए। अब परसेंटेज टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि बेटा परसेंटेज में कुछ मैंने आपको लिख के दिया था जो आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने आपको लिख के दिया था कि एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। ठीक है, मैंने आपको लिख के दिया था एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, तो इसका मतलब देखो एक्स बाय वाई इंटू 100। ये वाला जो है ना, ये सवाल पेटेंट सवाल है, ऐसा समझ लो कि इस टाइप का सवाल आना ही आना है। ये डाटा इंटरप्रिटेशन का बेटा एक तो भी सवाल आपको इस पैटर्न में दिखेगा ही दिखेगा, एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। मैं भले ही यहाँ पे एक्स और वाई लिख रहा हूँ लेकिन वहां पे कुछ अलग डाटा रहेगा कि मतलब कंपनी ए का जो मतलब डाटा है। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ, ठीक है, तो ये वाला एकदम पेटेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को ही मिलेगा, प्रॉपरली देखने को मिलेगा इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ा दिया था, आपको अगर याद होगा कि एक्स इज, ठीक है, व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई। ये मोर और लेस देन वाई वाले क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, जिसको हमने बोला था बिगर, अगर आपको याद होगा, बिगर माइनस स्मॉलर डिवाइडेड बाय वाई इंटू 100। मैं परसेंटेज पढ़ाते समय भी बता देता हूँ कि डाटा इंटरप्रिटेशन में ये सब आएगा करके। ठीक है, तो ये दो सवाल जो है आपको जनरली देखने को मिलेंगे। उसके अलावा परसेंटेज चेंज का सवाल भी मैंने आपको बताया था। परसेंटेज चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये जो चीजें हैं, ये आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में जो है निम्नलिखित देखने को मिलेंगे। ये तीन में से बेटा दो सवाल पक्के हैं, समझ लो, ये तीन टाइप के सवालों में से दो टाइप के सवाल पक्के हैं। कभी कभी जो है सक्सेसिव परसेंटेज के भी सवाल बन जाते हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगा जब सवाल बनेंगे। सक्सेसिव परसेंटेज के भी जो सवाल है ना, मतलब एक के ऊपर एक डिपेंडेंट होना परसेंटेज का, ठीक है, इस टाइप के जो है आपको सवाल जो है देखने को मिल जाएंगे सक्सेसिव परसेंटेज के भी। ठीक है, तो ये पैटर्न जो है परसेंटेज का, ये आपको हर डीआई में देखने को मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली रीड कर लो आप लोग। ठीक है, जो आपको पहले से पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जाम के लिए,
लेकिन जितने लोग आज यहाँ पे अवेलेबल है उसमें से 8 से 10% बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, बाकी बच्चे तो पता भी नहीं होगा उनको ये सब क्या होता है। बोलो ये क्लियर है, ये रिकॉल हो रहा है क्या आपको? बोलो बेटा ये क्लियर है, आपको रिकॉल हो रहा है ये सब चीजें, मैंने आपको पढ़ाई थी ये चीजें? डाटा इंटरप्रेशन का डेफिनेशन क्या है ये उसके हम डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, डाटा इंटरप्रेटेशन अगर क्या है उसके हम डीप में नहीं जाएंगे, उसके डेफिनेशन से कुछ करना नहीं है हमको। ठीक है, सिंपली डाटा इंटरप्रेटेशन मतलब इतना समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। ठीक है, एक डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना अलग अलग फॉर्म में, चाहे वो टेबल बार ग्राफ या पाई चार्ट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन कर देना हो। ठीक है, वो इस तरह से डाटा इंटरप्रेटेशन होता है। अब डाटा इंटरप्रेटेशन में बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है प्योर परसेंटेज कंसेप्ट। ठीक है, प्योर परसेंटेज कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था प्योर परसेंटेज कंसेप्ट में? ठीक है, कि आपको बोला था कि टोटल जो है हमेशा कांस्टेंट होता है, ये मैंने आपको चीजें पढ़ाई थी। टोटल जो है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या फिर टोटल जो है सेम होता है, जिसके कारण हम इस टोटल को एज अ 100% कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे चाहे हमें एवरेज निकालना हो, ठीक है, चाहे हमें सम निकालना हो, या फिर हमें फॉर एग्जांपल रेशो निकालना हो, या फिर हमें टोटल ही क्यों ना निकालना हो, या फिर हमें कहीं ना कहीं डिफरेंस निकालना हो, ये सारी चीजें जो है हम परसेंटेज बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज बेसिस पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है, और स्पेशली परसेंटेज टॉपिक में, अगर आप थोड़ा सा रिव्यू करके आए हो टॉपिक का। अब देखो बहुत ही छोटे से एग्जांपल से जो है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि परसेंटेज टॉपिक का कैसे इंपॉर्टेंस है, इसमें प्योर परसेंटेज का। अब जनरली आपने पाई चार्ट को देखा होगा, जैसे ये पाई चार्ट है ना, ये एक पाई चार्ट है। अब इस पाई चार्ट को क्या कर देंगे, ठीक है, इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन में जो है कर देंगे। ठीक है, आपने बहुत सारे पाई चार्ट देखे होंगे इस टाइप के, इसको बेटा डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इसके ऊपर जो है वैल्यू लिखी जाती है कि भाई ये 25% है। ठीक है, हो सकता है ये 18% है। ठीक है, ये 15% है, ये 12% है, कितना हो गया रे, 25 और 15 हो गया 40, 40 और ये 30, 70, 70 और ये 30। ठीक है, 30% है, इस तरह से कुछ लिख देंगे। ठीक है, और आपको बोलेंगे कि यहाँ पे 5 अलग अलग क्लासेस है ABCD। ठीक है, बेसिक से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, ABCD। ठीक है, ऐसे जो है 5 अलग अलग मेंबर है, जैसे भी मान के चलो 5 मेंबर है। ठीक है, 5 मेंबर हैं। ठीक है, जिनके नाम है ABCD और E। इनमें जो है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है परसेंटेज वाइज। मान के चलो कोई पैसा होगा, मान के चलो 5000 रुपए है मेरे पास। 5000 रुपए जो है मैंने क्या कर दिए, ABCDE में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ABCDE में। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको जनरली पाई चार्ट के थ्रू दिखाया जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना आपको जनरली क्या कर देते हैं, पाई चार्ट के थ्रू जो है शो करते हैं। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक चीज समझनी है कि यहाँ पे क्या प्योर परसेंटेज का कंसेप्ट नहीं लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि 5000 जो है ना ये कहीं ना कहीं टोटल बन रहा है, या टोटल या 100% बन रहा है इस पूरे पाई चार्ट के लिए। अगर मुझे किसी ने पूछा कि भाई बी और सी को जो शेयर्स मिले हैं, किसी ने अगर मुझे पूछा कि बी और सी को जो शेयर्स मिले उनका रेशो क्या है, तो मैं बी और सी के जो वैल्यूज मिले बेटा उसका रेशो क्या है, तो उसके लिए मुझे एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि इसको 18% मिले, इसको 15% मिले, तो रेशो जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं 6:5 है ना। तो इसके लिए जो है मुझे एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है कि 18% जो है 5000 का कितना होता है, या 15% जो है 5000 का कितना होता है, ये वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं कैलकुलेशंस डायरेक्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक कंसेप्ट में आ चुका है, किसके, प्योर परसेंटेज कंसेप्ट में। होपफुली आपको ये याद आ रहा होगा, मैंने जो पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में। क्लियर हो रहा है ना? 70 क्या है? ठीक है, हाँ, तो ये जो है इस तरह से जो है आपको जो है प्योर परसेंटेज कंसेप्ट जो है ऐसे डाटा इंटरप्रिटेशन में जो है यूज करते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको एवरेज भी पूछ लेता है वो तो आप सबको पता है, मैं पढ़ा चुका ऑलरेडी। एवरेज भी अगर मुझे निकालना, किसी ने बोला कि ABC का एवरेज निकाल के बताओ, जैसे ABCD का, ये 4 लोगों का एवरेज निकाल के बताओ, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ABCD का टोटल कर दूंगा। ABCD का टोटल भाई कितना होता है, 70, तो 70 डिवाइडेड बाय 4, इतना परसेंट ऑफ व्हाट, इतना परसेंट ऑफ कितना, 5000। इस तरह से मैं कर दूंगा। ठीक है, एवरेज निकालने का डायरेक्ट तरीका भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, एक अलग अलग ढंग से पढ़ा दूंगा, पहले आप कंसेप्ट को समझो। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे आपको जनरली पाई चार्ट में बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है, आपको प्योर परसेंटेज का कंसेप्ट। ठीक है,
अब इसमें देखो आपको जो है ECDI की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ECDI में देखो सक्सेसिव परसेंटेज भी यूज होता है। अब सक्सेसिव परसेंटेज कैसा यूज होगा, जैसे मान के चलो कि मैंने जो है इस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, लेकिन ए नाम के बंदे को मैंने जितने भी पैसे दिया उसने क्या किया और सामने में जो है दो बंदों को पैसा दे दिया, जैसे A1 और A2 को पैसा दे दिया 3:2 के रेशो में। ठीक है, A1 और A2 को पैसा दे दिया 3:2 के रेशो में। तो यहाँ पे कहते हैं कि सक्सेशन लग जाता है। ठीक है, सक्सेशन लग जाता है, इसका मतलब ये है कि A1 को 3 दिया मतलब 60% दिया और A2 को 2 दिया मतलब कितना दिया 40% दिया। अब मुझे पूछा गया कि A2 को कितना पैसा मिला। अब A2 को कितना पैसा मिला तो मैं बोलूंगा भाई 5,000 का, ठीक है, 25% तो मैंने A को दिया था, 5,000 का 25% A को दिया था, जिसमें से A ने क्या किया 40% जो है किसको दे दिया A2 को दे दिया। तो ये हो जाएंगे टोटल अमाउंट, ठीक है, रिसीव्ड बाय A2। तो यहाँ पे देखो सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट लग रहा है, समझ रहा है, समझ रहे हैं क्या सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट कैसे लगेगा, समझ रहे हैं आपको। इस तरह से सक्सेसिव परसेंटेज के कंसेप्ट जो है बीच बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो मोस्टली प्योर परसेंटेज के कंसेप्ट को फोकस करो और उसके सक्सेसिव परसेंटेज के कंसेप्ट ऐसे आते जाएंगे। ठीक है, अब क्या क्या टाइप के सवाल होते हैं जो अभी जो मैंने बताया उसी टाइप के सवाल रहेंगे। आपको ये पूछे, ये बोला जाएगा कि A+B का जो टोटल है और C+D का जो टोटल है इनका रेशो बताओ, ये एक सवाल हो सकता है। आपको ये भी बोला जाएगा कि A+B ने जो दोनों मिला के जो पैसा है वो D के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है। ठीक है, A+B के पास जो पैसा है वो D के कंपैरिजन में बेटा कितना परसेंट ज्यादा है या कितना परसेंट जो है लेस है। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। या फिर ऐसा बोला जाएगा कि A और B जो है इनके पास कुछ पैसे, इसके पास 50 रुपए, इसके पास 100 रुपए, इन्होंने जो है अपना पैसा 10-10% से बढ़ा दिया। ठीक है, 10-10% से बढ़ा दिया, तो अब इनके पास जो भी पैसा है वो C के पास अगर टोटल 150 रुपए हो गए तो C के कंपेरिजन में कितना ज्यादा है या कितना कम है। ठीक है, तो इस टाइप के जो है सवाल आपको जो है परसेंटेज में आपको जनरली पूछ के मतलब पूछेंगे वो लोग। ठीक है, तो ये याद रखना है। और क्या याद रखना है कि परसेंटेज कैसे निकाले, जैसे मान के चलो अभी मैंने बोला कि जैसे अभी A और B है। ठीक है, A और B है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल C। अब जैसे कोई कंपनी है, चलो एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है कोई, ठीक है, इस कंपनी में जो है अलग अलग जो है मतलब लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल A कंपनी है, B कंपनी है, C कंपनी है, D कंपनी है। ठीक है, अब इस कंपनी में जो है बेटा इनके टर्नओवर है, इसका जो है 25 करोड़ का टर्नओवर है, इसका 40 करोड़ का टर्नओवर है, इसका 30 करोड़ का टर्नओवर है, इसका 64 करोड़ का टर्नओवर है, ऐसा कुछ टर्नओवर गिवन है आपको। फिर आपको बोलते हैं कि A और B के पास जो टोटल अमाउंट है वो C के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है, हाउ मच परसेंट मोर। ठीक है, ऐसा सवाल आता। तो हम क्या करते हैं A और B का टोटल करते हैं। A और B का टोटल हम क्या कर देंगे, 40 और 25 कितना होता है, तो A और B का जो टोटल है हमें ये पता है ना, हमारा जो कंसेप्ट है ना परसेंटेज मोर वाला फॉर्मूला, परसेंटेज मोर और लेस वाला फॉर्मूला आपको पता है ना, बिगर माइनस स्मॉलर डिवाइडेड बाय y इनटू 100। ये जनरली ये फॉर्मूला यूज होगा ना। तो इसमें मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, 40 और 25 को जो है क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब बोलेंगे A और B के पास मिला के कितना है 65 है और C के पास कितना है, तो C के पास 30। तो बच्चे क्या करते हैं इसमें डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कितने का है 35 का है, तो 35 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय किससे कंपेयर करना है, C से, तो डिवाइड बाय 30 इनटू 100 और ये इसका वैल्यू निकालते बैठे। तो कभी कभी क्या होता है ये लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप रेशो बना लो। आपको सबसे पहले जिनके बारे में पूछा गया उनका रेशो बना लो, जैसे A+B का वैल्यू पूछा था, A+B का बना लो, वैल्यू कितना है 65 है, C का कितना है तो C का भाई 30 है, तो इनका रेशो बना लो। जो भी रेशो आएगा 13:5 या 6 जो भी आएगा, इस रेशो के हिसाब से आंसर निकालने की कोशिश करो। तो इसका मतलब परसेंटेज में या कोई भी नॉर्मल वैल्यूज में जो है रेशो का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जनरली कौन से टाइप के सवाल में आपको रेशो का यूज करने को मिलेगा, तो देखो मैं 2-3 सवाल आपको समझाता हूँ। x इज बेटा व्हाट परसेंट ऑफ y, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, ये वाले टाइप के सवालों में आपको रेशो का यूज करने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे x बाय y आता है। अगर मैं बोलूंगा x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, मोर और लेस देन y, इसमें भी आपको रेशो का यूज करने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई बाय वाई इंटू 100। मतलब देखो यहाँ पे भी देखो एक फ्रैक्शन आ गया, जहां जहां पे फ्रैक्शन आएगा वहां वहां पे आप एक्चुअल वैल्यूज को रेशो में कन्वर्ट करके सवालों को सॉल्व कर सकते हो। अगर मैंने एक पूछा परसेंटेज चेंज वाला सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, तो परसेंटेज चेंज के सवाल में देखो ऊपर में फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100 होता है। तो देखो यहाँ पे भी जो है आप रेशो का यूज कर सकते हो। मतलब ऐसे ऐसे सवालों में रेशो का यूज कर सकते हैं, स्पेशली रेशो के सवालों में तो डायरेक्ट रेशो यूज करना है हमको। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवालों में जो है आप रेशो का यूज करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ रहा है, बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को कुछ पूछना नहीं है।
ये वैसे बहुत ही बेसिक है, कुछ बच्चों को पहले से पता भी हो सकता है, कुछ बच्चे एकदम बिल्कुल नए हैं तो उनके लिए एकदम बेसिक है ये। ठीक है, इतनी बातें तो पता है होनी चाहिए आप लोगों को। और एक चीज जो आप बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन में भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ये बेटा एक्स परसेंट ऑफ वाई जो होता है ना, वो वाई परसेंट ऑफ एक्स के बराबर होता है। ये बातें आप याद रखो, इसका काम बहुत बार आ सकता है आप लोगों को। एक्स परसेंट ऑफ वाई जो होता है ना, वाई परसेंट ऑफ एक्स के बराबर होता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मुझे किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द 6% ऑफ 50, 6% ऑफ 50। देखो 6% ऑफ 50 का ओरली आंसर देना उतना आसान नहीं लगता, लेकिन इसी को अगर मैं ऐसा लिख दिया होता कि 50% ऑफ 6, तो बेटा इसका आंसर देना देखो ज्यादा आसान है, 3। चाहे आप 50% ऑफ 6 लिखो या 60% ऑफ क्या लिखो, सॉरी 6% ऑफ 50 लिखो या 50% ऑफ 6 लिखो, दोनों का आंसर बेटा सेम ही आना है, 3 आना है। लेकिन ये अप्रोच थोड़ा ज्यादा अच्छा है, बेटर देन दिस। तो कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है कि कोई सवाल को सॉल्व करते समय आपको हो सकता है कि ऐसा कुछ मिले जिसमें ये निकालने में दिक्कत जाए, तो ये निकालो। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा पूछ लिया कि 22% ऑफ फॉर एग्जाम्पल 45 पूछ लिया, तो ये शायद डिफिकल्ट लग सकता है, तो फिर आप इसको 45% ऑफ 22 कर दो, ये थोड़ा ज्यादा आसान लग सकता है। 45% ऑफ 22 बेटा ओरल निकालने का, कैसे ओरल निकाल सकते हैं, हमको पता है कि इसका 50% का वैल्यू कितना होने वाला है, 11। इसका 50% का वैल्यू बेटा 11 है, तो इसके 5% का वैल्यू क्या है, 1.1। तो 11 में से 1.1 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमने 50% में से 5% को माइनस कर दिया। तो इस तरह से ओरली आना चाहिए। बोलो क्लियर है ये? तो कभी कभी क्या है, आपको अगर ऐसा पूछ लिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि जैसे 37/16 आ गया और इनटू 100 आ गया, है ना, ऐसा बहुत बार होता है। हम जब कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो सवाल को सॉल्व करते करते बेटा इस पैटर्न पे आप आ जाते हो, जैसे 37/16 इंटू 100। अब ऐसे केस में मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, मैक्सिमम बच्चों को लगेगा कि चलो ये दोनों जो है 4 से कट रहे, तो ये इसको 4 से कटेंगे, 4 4 16 और ये 25 का 4 गुना 100। अब मुझे बताइए ये अपने आप में डिफिकल्ट हो गया, क्यों? क्योंकि 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो ये अपने आप में डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, डिफिकल्ट टास्क हो गया आप लोगों के लिए। तो इसका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, देखो इसका बेस्ट अप्रोच, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो ये है बेटा 37/16 इंटू क्या है 25। आपको नीचे में जो नंबर दिख रहा है ना, सबसे पहले उसका मल्टीपल ढूंढो ऊपर में है क्या, हाँ सर ऊपर में मल्टीपल है, कितना है 32 है। तो आप बेटा इसको 32 प्लस 5, ठीक है, ऐसा भी तो कर सकते थे, इस तरह से फ्रैक्शन में ले सकते थे। ठीक है, इस तरह से आप फ्रैक्शन में ले सकते थे इस चीज को। देखो 16 दूनी 32, मतलब बेटा ये कहीं ना कहीं देखो 200% तो हो ही गया, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट आएगा ना, 2 यूनिट मतलब 200%। अब ये 5/16 कितना होता है ये आपको पता है। आपको पता है कि 1/16 होता जो है, 1/16 जो है वो कितना होता है 6.25%। बेटा 5/16 कितना होता है 31.25%। तो इस सवाल का आंसर जो है 231.25% है। तो इस तरह से कभी कभी जो है आप चीजों को टैकल कर सकते हो। बोलो समझ रहा है ये? 200% समझेगा, पहले ये बताओ। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कोई नंबर जो है ना हमें दिखता नहीं बराबर, लेकिन वो होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे अभी कोई नंबर आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर आ गया, जैसे मान के चलो 76, जैसे अभी मान के चलो 76 आ गया, 76 नहीं लेता हूँ मैं थोड़ा सा। अब जैसे ये नंबर आ गया, मान के चलो कोई 81 आ गया बेटा, 81 डिवाइडेड बाय 152 इंटू 100, अभी ऐसा आ गया। तो देखो इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है कि नहीं हमको। 81 डिवाइडेड बाय 152 इंटू 100 है। देखो ये एक तो अप्रोक्सीमेटली कोई बच्चे निकाल लेते हैं, या फिर किसी किसी बच्चे को जो इसको निकालने में दिक्कत जाती है। इसके देखो मैं 2 अप्रोच समझाऊंगा आपको। पहला अप्रोच ये है कि अगर ये किसी से कैंसिल हो रहे हैं तो इसको पहले कैंसिल कर लो। देखो 5 और 2 7 और 1 8 होता, मतलब पक्का 9 3 से तो कैंसिल होने वाला है नहीं। इस 100 को नहीं छेड़ना, जितना बेटर है इस 100 को वैसे रखना, क्योंकि ये 100 अगर ऐसे के ऐसे रहेगा तो आप डायरेक्ट हर चीज को परसेंटेज में काउंट कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में बेटा सबसे पहले ये आना चाहिए कि 152 जो है 100% की वैल्यू है। ये आप अपने दिमाग में जो है बोलते रहो खुद को कि 152 जो है 100% की वैल्यू है, तो पक्का इसके 10% की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 15.2 हो जाएगी।
है ना। और हमें ये ऊपर वाला न्यूमरेटर देख के पक्का समझ रहा है कि आंसर जो है 100% के तो ऊपर है ही नहीं, मतलब आंसर जो है 10 के मल्टीपल के हिसाब से होगा। तो 15 का ऐसा मल्टीपल देखो जो इस 81 के करीब पहुंचा सकता है आपको। तो आपको पता है कि 15 का 5 गुना होता है, ठीक है। 15 का 5 गुना कितना होता है, बोलो जल्दी। 15 बचे कितनी 75, है ना। 15 का 5 गुना कितना होता है बेटा, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 5 गुना, तो यहाँ पे देखो 50%, तो 50% के लिए बेटा 75 प्लस ये इसका 5 गुना मतलब 76 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है कि 50% के लिए कितने के बराबर है, 76 के बराबर है। तो आपको 76 में कितना ज्यादा है बस ये सोचना है। तो 76 में कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 5 ज्यादा है। अब बेटा अगर 15.2% की वैल्यू अगर 10 है, तो कहीं ना कहीं जो है 1% की वैल्यू जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं 1.52 है। 1.52 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.5 आप लिख सकते हो। अब इसमें देखो आपको कितने ज्यादा ऐड करने हैं, 5 ऐड करने हैं। तो बेटा 15 का जो है अगर 4 गुना करोगे तो 15 चलो 60, और 15 का 3 गुना करोगे तो देखो 45 आ जाएगा, मतलब जो भी है 4.5 आ जाएगा, मतलब 3 गुना वगैरह एक्स्ट्रा, मतलब 3% एक्स्ट्रा। मतलब ये जो आंसर है 53% से थोड़ा ज्यादा है और 54% से थोड़ा कम हो सकता है अप्रोक्सीमेटली। इस सवाल का आंसर बेटा 53% आ सकता है। तो ये एक अप्रोच होता है कि हर बार आप 10% का वैल्यू ले लो, 100% का वैल्यू ले लो और 1% का वैल्यू ले लो। ये समझा कि नहीं समझा रे भाई, बड़बड़ कर रहा हूँ नहीं तो मैं, ठीक है। ये सारी चीजें समझाना बहुत जरूरी है पहले स्टार्टिंग में, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। डीआई स्टार्ट करने से कोई मतलब नहीं है, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। इसका ये एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच क्या है कि आपको कुछ नंबर का है ना नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। दूसरा अप्रोच क्या है बेटा, अब जैसे 81 डिवाइडेड बाय 152 इंटू 100 है। आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे 76 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 152 इंटू 100। आप अपने दिमाग में लिख सकते थे 76 बाय 152 इंटू 100 हो गया ये, और ये प्लस क्या हो गया 5/152 इंटू 100 है, या ऐसा हो गया। आप ये ऐसा अपने दिमाग में कर सकते हैं, सब चीजें दिमाग में कर। देखो 76 का बेटा डायरेक्ट डायरेक्ट 2 गुना है, मतलब ये पक्का 50% है। और मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 5 का 3 गुना भी समझ लो। देखो 5 3 15, मतलब देखो यहाँ पे कितना है 30 आ जाएगा, है ना। 30 मतलब यहाँ पे अगर मैं कैंसिल कर दूं तो 10/3 है, और 10/3 मतलब क्या होता है 3.33, मतलब ये जो है 53.33% के नियर है, बहुत नियरेस्ट है ये, 53.33% के बहुत नियरेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है आंसर बना सकते हो। तो ये एक अप्रोच है, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा कि 152 के नियरेस्ट वाला नंबर 76 था करके। बोलो सेकंड अप्रोच समझ में आया आपको, सेकंड अप्रोच समझ में आया, बहुत बढ़िया। ये बस देखते रहो, तुम एक एक अप्रोच को देखते रहो, मैं तुमको डीआई तक बरोबर लेके जाऊंगा। देखो अब जैसा ये कोई ग्राफ है, इसका इसके ऊपर है ना सर डीआई में से कोई लाइनिंग्स बने हैं, ठीक है। जैसे अभी ये मैं डीआई बना लेता हूँ एक बार, बस मुझे बस थोड़ा समझाने दो एक्चुअली इस सवाल में इसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। कभी कभी ये ऐसे आ जाते हैं साथ में इनके, ठीक है। तो बेटा ये ऐसा कुछ दिया है, आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे लाइनिंग 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 होते हैं, इसको हम बोलते हैं जनरली बार ग्राफ टाइप के दिए, ठीक है। इसमें देखो इसका वैल्यू है फॉर एग्जांपल 25, इसका वैल्यू है 37, इसका वैल्यू है फॉर एग्जांपल 40, इसका वैल्यू है 21 या 23 ले लो, इसका वैल्यू है फॉर एग्जांपल 65, इसका वैल्यू है 70, 70 तो होगा ही नहीं, ठीक है। 65 भी नहीं होगा, चलो छोटा ले लेता हूँ, 36 होगा, इसका वैल्यू है फॉर एग्जांपल 21। इस तरह से कुछ वैल्यू रहते हैं। फिर आपको बोलेंगे कि ये ब्लू वालों का ऐड करो पूरा, ये ब्लू वाले पूरे ऐड कर लो एक साथ, और ये येलो वाले पूरे ऐड कर लो, ठीक है। और इन दोनों के बेटा बीच का डिफरेंस बताओ कितना है, ठीक है। ऐसा मतलब वैल्यू थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, मैं बस अपनी मर्जी से लिखा हूँ, ठीक है। वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। तो अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इसको, ठीक है, इसको और इसको जो है ऐड करने में लग जाते। तो बेटा ऐड नहीं करते बैठना, देखो 25 प्लस 40 प्लस 36, ठीक है, इनका एडिशन करना है आपको, और बाद में इनका भी आपको एडिशन करना है, ठीक है। तो इनका एडिशन क्या है 37 प्लस 23 प्लस 21। अब हम इनको जो है एडिशन करके इनका डिफरेंस निकालना है। ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इनको पूरा ऐड कर लेते हैं, इनको पूरा ऐड कर लेते फिर डिफरेंस निकाल। तो ऐसा नहीं करना। कभी कभी क्या है कि इनमें जो है बहुत नियरेस्ट नंबर होने के कारण जो है एक दूसरे से फटाफट कैंसिल भी हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 36 और 37 देखो कैंसिल हो सकते हैं। 36 में से 37 गया तो कितना रहता है 1, जो बड़ा नंबर है उसके तरफ लिख दो 1। 23 और 25 में बेटा कितने का गैप रहेगा, देखो 23 और 25 में से बेटा 2 का गैप बनेगा, तो यहाँ पे लिख दो 2, ठीक है। और 40 और 21 में कितने का गैप बनेगा 19 का, तो बेटा यहाँ पे लिख दो 19,
ठीक है। अब देखो 19 और तो कितने हो गए 21, और 21 में से 1 गया तो कितने रहेंगे 20। तो इस सवाल का जो डिफरेंस है वो 20 का है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है सॉल्व करने का, जिससे आपका समय भी बचेगा और आपको एडिशन करने की दिक्कत नहीं जाएगी। होपफुली ये तरीका मैंने पढ़ा दिया था स्टार्टिंग में, एक बार समझा क्या? लेकिन इसमें मैं बोला था कि लेक्चर पढ़ के आओ, क्योंकि हर चीज पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। समझा क्या बोल हो रहा है? बोर हो रहा है भी होगा तो कैसे बोलेंगे आप मेरे को बोर हो रहा करके। फिर तो पूरा बैकग्राउंड पे लेके आ गया हूँ मैं आप लोगों को। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो ये है आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें ये परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है टोटल 3000 स्टूडेंट को, और ये जो है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का जो है रेशो है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स किस रेशो में डिवाइडेड है, ठीक है। और आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एबीसीडी, क्लास एबीसीडी में जो है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं वो बताना है आपको। बोलो फटाफट करो, क्लास एबीसीडी में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? काम करते थोड़ा आसान सवाल लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल ये ले लो, वो ज्यादा हेवी हो जाएगा आप लोगों के लिए सवाल। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास सी एंड डी, ठीक है। जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की, ठीक है, देखो आप लोगों का कितना अच्छा प्रैक्टिस है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास सी एंड डी। बारह सौ 870। मैंने जो क्वेश्चन लिख के दिया है ना वो सवाल आंसर, उसका आंसर करना है। आठ सौ सत्तर। सभी लोग आंसर करो, सभी लोग, जितने भी लोगों को आता है इतना आता है सब आंसर करो। बॉयज 1200 है, 1200 1200 870, इतना क्यों डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से सुनो। अभी है ना इस डीआई को है ना पहले सॉल्व करने का तरीका, पहले नॉर्मल तरीके से मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि आंसर कैसे निकालना है, फिर हम इस डीआई को सॉल्व करने का एक बेटर अप्रोच बता दूंगा। देखो ये डीआई बहुत फेमस है, इस टाइप का डीआई कैसे कैसे मिलेगा देखो आपको। एक तो ये बेटा पाई चार्ट प्लस ये रेशो मिलेगा, कभी कभी ये बार ग्राफ प्लस रेशो मिलता है, कभी कभी हो सकता है ये टेबल ग्राफ प्लस रेशो में मिले। तो ये बहुत बहुत फेमस पैटर्न है डीआई का, ठीक है। इसी टाइप के मैं 2 क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोगों को। तो ये जो है डीआई जो है आपको अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलेगा, बस मैंने परसेंटेज फॉर्म में दिया है। हो सकता है कभी कभी ये परसेंटेज की जगह जो ऐसे बिल्डिंग फॉर्म में जो है वैल्यू दे दे इसकी, ठीक है। या फिर हो सकता है ऐसा कुछ मतलब वो जो होता है ना ऐसा कनेक्टेड टाइप का ईसीजी टाइप का ग्राफ, ठीक है, उस टाइप में दे दे। ये कनेक्ट कनेक्ट करके जो है आपको देते जाएंगे।
हमें बोला गया है नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, कौन से, क्लास सी और ई के। तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे कि क्लास सी में परसेंटेज कितना है। देखो क्लास सी में 15% जो है टोटल, जितने भी टोटल बच्चे हैं उसका 15% अवेलेबल है क्लास सी में, ठीक है। और क्लास ई में जो है, क्लास ई में 25% लोग अवेलेबल है। तो ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल इन डिफरेंट डिफरेंट क्लास। यहाँ पे टोटल क्लास कितने हैं, 6 क्लासेस है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 6 क्लासेस है। उन 6 डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में जो है नंबर ऑफ परसेंटेज जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया बच्चों का वो हमें बताया गया है। फिर उसमें जो है बॉयज और गर्ल्स किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट है वो हमको बताया गया कि ए और बी में 2:1 है, बी और बी में देखो 1:1 है, सी में 3:2 है, डी में 2:3 है। इस तरह से जो है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, ठीक है। अब इसको देखो टैकल कैसे करेंगे। अब नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास सी एंड ई, सबसे पहले नॉर्मल मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, कि आपको नंबर ऑफ बॉयज अगर सी में चाहिए तो आप सबसे पहले ये देखो कि सी में बच्चे कितने हैं। तो बेटा क्लास सी में जो बच्चे हैं वो है 3000 का 15%, 3000 का बेटा 15% जो है ये क्या है, क्लास सी के बच्चे हैं। और मैं क्लास ई की बात करूं तो क्लास ई में कितने, तो क्लास ई में जो है 3000 का 25%। देखो मैं वैल्यू है ना आसान लेके आया हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। यहाँ पे 3000 की जगह बेटा 2400 होता, फिर आपको देखो 24 को मल्टीप्लाई करना पड़ता 15 से, 24 को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ये डिपेंड करता है कि टोटल कैसा गिवन है। तो मैंने आसान वाला टोटल लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो ये हो गए नंबर ऑफ बच्चे जो मैक्सिमम बच्चों ने कैलकुलेट कर लिए होंगे। लेकिन इसी में अगर हम कंटिन्यू फ्लो के साथ जाते हैं तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि क्लास सी में जो बच्चों का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2 है। मतलब इसमें बॉयज कितने हैं, तो इसमें बॉयज बेटा 3 है आउट ऑफ 5। इसमें बॉयज कितने हैं, 3 है आउट ऑफ 5। अगर हम इसकी बात करते हैं ई की, तो ई में बॉयज कितने हैं, तो ई में बॉयज है 4 है आउट ऑफ 5। बेटा ई में बॉयज कितने हैं, 4 है आउट ऑफ 5। इनका रेशियो वेशो नहीं निकालना है क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला गया है, तो हम रेशियो वेशो नहीं निकालेंगे। तो इस तरह से जो है इस सवाल का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। एक नॉर्मल तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। 15×3 जो भी है 450, ठीक है, इंटू 3/5 और 25 कितना 75, 750 इंटू 4/5, ठीक है। फिर 5 का 15 टाइम्स, ठीक है। ये 5 का जो है कितना है, 3 टाइम्स 9 टाइम्स, ठीक है। 9×3 मतलब 270 प्लस 15×4 60 मतलब 600, मतलब कितना हो जाएगा 870 हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना 870। मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा, बस मैं आपको समझाया वो ऐसे निकलता है करके, ये समझा के पहले बता दो। हाँ ठीक है, अब ध्यान दो मेरी बात पे ध्यान दो। अब आप है ना इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए। जैसे मेरी बात ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ABCD। जैसे आपने ए और सी और ई के बॉयज निकाले, वैसे ही आपको ABCD के गर्ल्स निकालने पड़ेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि प्रोसेस देखो लेंथी हो रहा है, ठीक है। हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, ऑफ क्लास सी टू द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास डी। मतलब क्लास सी के बॉयज और क्लास डी के गर्ल्स के मतलब हमें रेशियो बताना है, ठीक है। अब क्लास सी में कितने बॉयज है पहले वो निकालना पड़ेगा, क्लास डी में कितने गर्ल्स है फिर वो निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास डी इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एफ। मतलब क्लास डी और क्लास एफ के गर्ल्स का डाटा हमें पूछा गया है। इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास सी एंड डी टुगेदर। तो सी और डी के टोटल गर्ल्स और बॉयज जो है ए और एफ के दोनों के टोटल करके हमें इनका डिफरेंस बताना है। फिर यहाँ पे हमको देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर्म में दिखाया गया है और इसके बाद में हमें डिग्री एंगल ये पूछा गया है। अब इस पूरे 4-5 सवालों में आपको एक चीज समझ रही है क्या, आपको एक चीज ये समझनी है कि भाई इसमें यूज किसका होने वाला है। इसमें सबसे ज्यादा यूज हो रहा है बॉयज और गर्ल्स का, है ना। इसमें सबसे ज्यादा यूज किसका हो रहा है, बॉयज और गर्ल्स का। अगर बेटा बॉयज और गर्ल्स का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, मतलब मुझे कुछ ना कुछ करके जो इसमें एक तो बॉयज और गर्ल्स की वैल्यू पहले ही निकाल के रख देनी है, ठीक है, जिससे मैं क्वेश्चन को ज्यादा इजीली टैकल कर सकूं। क्योंकि हर बार बॉयज और गर्ल्स का वैल्यू पूछेगा तो आप हर बार थोड़ी ना वो 3000 का 15% उसका 3/5, फिर 3000 का 25% उसका 4/5, या 3000 का 18% उसका जो है 4/5, या आप हर बार गोल गोल निकालते बैठेंगे तो आपका टाइम पास होगा, ठीक है। हर डाटा इंटरप्रिटेशन में ऐसा नहीं होता। डाटा इंटरप्रिटेशन को देख के आपको समझना होता है कि आपको डाटा पहले निकालना ज्यादा बेनिफिशियल है या क्वेश्चन वाइज निकालना बेनिफिशियल है। तो मेरे हिसाब से इन पूरे सवालों को देख के मुझे एक समझता है कि मैं बॉयज और गर्ल्स का वैल्यू अगर पहले निकाल के रख दूं तो ये शायद मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है।
बोलो क्लियर हो रहा है आप लोगों को? बॉयज और गर्ल्स का वैल्यू बेटा पहले ही निकाल के रख दिया तो शायद ज्यादा बेटर है हमारे लिए, है ना। लेकिन अगर आपको बॉयज और गर्ल्स का वैल्यू पहले से ही नहीं निकाल के रखना है तो फिर आपके पास और एक तरीका है जो मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, ठीक है। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस सवाल का, मैं और एक तरीका समझाता हूँ आपको। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो आप। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ध्यान से समझो। अब देखो, अगर आपको बॉयज और गर्ल्स का वैल्यू नहीं निकालना, जैसे कि मैं बोलूंगा बॉयज का वैल्यू बताओ, जैसे मैं बोलूंगा टोटल कितने हैं 3000, उसमें बेटा क्लास ए में बॉयज और गर्ल्स कितने, तो फिर मैं बोलूंगा भाई क्लास ए में कितने टोटल 12, ठीक है। मतलब 3 12 3 36 मतलब 360, है ना, जो भी है 360। फिर 360 को 2:1 के रेशो में अगर मैं करूंगा तो बेटा यहाँ पे कितने आएंगे, 120 गर्ल्स आएंगे और 240 क्या आएंगे, बॉयज आएंगे, एक ऐसा निकालेंगे। फिर यहाँ पे 1:1, 3000 का कितना है, 3000 का 18%, 18 3 54 मतलब 27, 27 मतलब 270, 270 ऐसा भी आप निकाल सकते हो। लेकिन आपको उतना फास्ट निकालते आना चाहिए, जैसे मैं फास्ट में निकाल रहा हूँ। जैसे मैं बोलूंगा 3000 का 15%, 15 कितना 45 मतलब 450। अब 450 को बेटा जो है इस दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। किसमें, ठीक है, सी के पार्ट में 3:2 को, अगर 450 को अगर मैं 3:2 के पार्ट में डिवाइड कर दूं तो 450 मतलब क्या हो जाएगा, 5 5 का 9 गुना, तो यहाँ पे 9 दूने 18, ठीक है, 9 3 27, ठीक है। इस तरह से 270 और 180 देखो 450 हो गए। अब जैसे मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ वैसे एक तो आपको फास्ट में आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो फिर मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ, उस तरीके से भी आप आंसर बना सकते हो। ये समझ रहा था कि आपको ये वाला तरीका समझ रहा था, इसमें एक एक वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, बोलो ये समझ रहा था कि बोलो। हाँ। अब देखो वैसा निकालते बैठेंगे ना तो ऐसा निकालने में भी जो है टाइम पास होगा। क्यों? क्योंकि सवाल में देखो 3000 वैल्यू गिवन करके आसान है। सवाल में 3000 के जगह अगर 2500 बच्चे होते या फिर फॉर एग्जांपल 3500 बच्चे होते तो उसका ही परसेंटेज निकालने में डिफिकल्टी आती। तो मैं इसको देखो एक अलग अप्रोच से समझाना चाहूंगा। देखो इसमें आप सबसे पहले इस चीज को फोकस करो कि भाई रेशो क्या है, जैसे बॉयज और गर्ल्स का रेशो क्या है, ठीक है। मेरी बात ध्यान दो अच्छे से। बॉयज और गर्ल्स का रेशो क्या है, तो हम बोलेंगे सर ए के लिए बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है सर वो है सर 2:1। तो बेटा ये 2:1 रेशो है। और परसेंटेज क्या है, बस परसेंटेज पे फोकस करो, एक्चुअल वैल्यू मत निकालो। परसेंटेज कितना है, 12% है सर। तो बेटा इस 12% को जो है ना इस दो पार्ट में डिवाइड कर दो 2:1 के रेशो में। अगर मैं 12% को बेटा 2:1 के पार्ट में डिवाइड कर पाया फटाफट तो मेरा आंसर जो है बहुत फास्ट में निकल जाएगा। देखो 12% को मैं 2:1 के रेशो में कैसे डिवाइड करूं, देखो सबसे पहली बात समझो 2:1 का बेटा टोटल क्या होता है, 2:1 का टोटल होता है 3। मतलब बेटा 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12% के बराबर है। तो कितने का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 3 4 12, तो बेटा 4 दूने हो जाएगा 8% और 4 एकम हो जाएगा 4%। आप इस तरह से पार्टीशन करो। ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? देखो ये मैं भले लिख के दिखा रहा हूँ लेकिन ये आप ओरली कर सकते हो, ये आप ओरली कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा मैं सब समझा दूंगा। ये क्लियर है, बताओ पहले, ये क्लियर है? मतलब आपने क्या किया, पाई चार्ट के अंदर ही और एक पार्टीशन कर दिया। मतलब ये पाई चार्ट जैसे ये पाई चार्ट है ना, इस पाई चार्ट में ये 12%, जैसे ये टोटल कितना था बेटा 12% था। आपने क्या कर दिया, इस 12% के और दो टुकड़े कर दिए। आपने इस 12% के और दो टुकड़े कर दिए, इसमें से एक टुकड़े को बॉयज बोला, एक टुकड़े को गर्ल्स बोला। तो इसमें बेटा ये 8% हो गया और ये कितना हो गया 4%। इस तरह से टुकड़े करना है, ठीक है। देखो फटाफट कर लेता हूं मैं। देखो अब फोकस रखोगे तो शायद बेटर समझेगा आप लोगों को। देखो अब जैसे 12% है, इस 12% को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए, 2 और 1, 2 और 1 मिला के कितना होता है 3। बेटा 3 यूनिट की वैल्यू 12%, 3 4 12 मतलब 4 का मल्टीपल तो 4 दूने हो जाएगा यहाँ पे 8 और ये हो जाएगा 4 1 4। मतलब बेटा यहाँ पे बॉयज है 8% और गर्ल्स कितने हैं 4%। इस तरह से आप बोलोगे, मतलब 8% और 4% ऐसे बोलोगे, ठीक है। अब देखो 18%, 18% मतलब बेटा कितना हो जाएगा, ये 9% और ये कितने हो जाएंगे 9%। आप एक तो यहाँ पे लिख लो या फिर मत लिखो, कोई फर्क नहीं गिरता ऐसा। 15 देखो 3 और 2 मिला के कितने होते हैं 5। बेटा टोटल यूनिट कितने हैं 5, है ना। यहाँ पे 5 का 15%, 5 3 15 मतलब 3 का मल्टीपल है ना। देखो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे 5, देखो 5 का 3 गुना 15 होता है। देखो 5 3 15, तो इसलिए 3 का उठ जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9 और 3 2 हो जाएगा 6, मतलब 9% और 6%। इस तरह से आप पार्टीशन कर रहे हो, 9% और 6%, इस तरह से पार्टीशन करो। देखो 3 और 2 मिला के कितने हो जाएंगे 5, 5 दूने 10 मतलब 2 का मल्टीपल, ये 2 2 का हो जाएगा 4%, ये हो जाएगा 6%, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे भाई ये 4% और ये कितना है 6%, ऐसे पार्टीशन कर रहा हूँ।
फोर स्टोर मतलब देखो 25, 25 देखो 5 देखो 4 और एक मिला के कितने होते 5, तो 5 का 5 गुना 25 होता है, 5 का 5 गुना 25 मतलब 5 का मतलब 5 हो जाएगा 20 और 5 एक 5 मतलब देखो 20% और कितना यहाँ पे इस तरह से आएगा, मतलब ये 20% और ये कितना आएगा 5%, इस तरह से पार्टीशन। फिर आप इसका कर लो 20% का, 20% कितना 3 और एक कितना 4, देखो 4 का 5 गुना 20 होता है, 4 का 5 गुना 20 होता है मतलब 5 तरीक 15 और 5 एक 5, इस तरह से पार्टीशन हो जाएंगे। ये हो जाएगा बेटा ठीक है 15%, ठीक है 15% जो भी है, और ये कितना हो जाएगा 5%, इस तरह से जो है पार्टीशन हो जाएंगे। बस ये पार्टीशन करने के बाद जो है आप आइडेंटिफाई कर लो कौन बॉयज है कौन गर्ल्स है, जैसे ये बॉयज है ठीक है, तो ये क्या है गर्ल्स है, तो यहाँ पे ये बॉयज है और ये बॉयज है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये बॉयज है 6 और 4% देखो ये बॉयज है ठीक है, इसमें कौन सा बॉयज है देखो इसमें ये बॉयज है ठीक है, और इसमें क्या है 15% में देखो ये वाला बॉयज है ठीक है। बस बचे वाले गर्ल्स, तो अगर आप मुझे पूछा जा रहा है कि एबीसीडी के टोटल गर्ल्स कितने हैं, तो मैं इस सवाल में बस यही काउंट करूंगा कि एबीसीडी में टोटल गर्ल्स कितने, मतलब एबीसीडी में टोटल जो है गर्ल्स का टोटल करना है। तो ए में गर्ल्स कितने भाई 4% है, ए में देखो गर्ल्स 4% है, बी में कितना है तो बी में भाई 9% है, सी में कितना है तो सी में सर 6% है, डी में कितना है तो डी में भी 6% है, 6 और 6 कितने हो गए बेटा 12, 12 और 4 16, 16 और 9 कितने हो गए 16 और 9 होते हैं 25, तो 25% ऑफ क्या है 3000। अब 3000 का 25% निकालो 25 75, तो 750 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बराबर है क्या 6 और 6 12, 12 और 9 21,025। बोलो क्लियर हो रहा है क्या सबको, बोलो ये क्लियर हो रहा है सबको, प्रॉपरली क्लियर हो रहा है मैंने कैसे पार्टीशन बनाए, समझा क्या, मैंने एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाले, मैंने परसेंटेज के पार्टीशन बना दिए ठीक है। अब आप इसी तरह से कोई भी सवाल टैकल कर सकते हो, कोई भी सवाल, आपको एक्चुअल वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं रहेगी, जहां जहां पे डायरेक्ट रेशियो वाइज होता है ये सवाल ठीक है, क्योंकि आपने क्या कर दिया इस परसेंटेज का ही डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, आपने इस पाई चार्ट के अंदर के परसेंटेज को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रेशियो वाइज ठीक है, समझ रहे हो, इसको डाटा, ये डाटा को बेटा लिख लो कहीं पे लिखना है तो, क्योंकि अब ये आगे बढ़ेगा और स्लाइड पे दिखेगा नहीं, ये चीजें आपने अपने रफ पेपर पे लिख लेनी है ठीक है। क्लियर है सबको, समझा। अब इमेजिन करो बेटा इसी सवाल को अगर हम नॉर्मल मेथड से निकाल रहे होते बेटा, तो तुम लोग कैसे निकालते सोचो। अब इसी सवाल को तुम नॉर्मल मेथड से निकाल रहे होते तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते, अरे 3000 का ठीक है 12% क्या है टोटल बॉयज है, सॉरी टोटल लोग है क्लास ए में, उसमें गर्ल्स कितने हैं तो उसमें गर्ल्स जो है 1/3 है, चलो 1/3 है। फिर हम बी का निकालते, ये हो गया ए का, फिर हम बी का निकालते, फिर हम बोलेंगे बेटा 3000 का जो है 18% क्या है, 3000 का 18% क्या है टोटल लोग है, उसमें गर्ल्स कितने तो बेटा उसमें गर्ल्स है 1/2। आप ऐसा करते जाओगे तो देखो हर एक का वैल्यू निकालो फिर उनका एडिशन करो और बाद में एक आंसर लिखो 750, तो एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इस प्रोसेस को हमने एलिमिनेट कर दिया बाय यूजिंग दिस मेथड। बहुत बड़बड़ कर रहा हूँ मैं, जब कंटिन्यू बड़बड़ कर रहा हूँ यार, डूब गया, अभी मेरा मुंह डूब गया हूँ बात कर करके। अभी तुम सॉल्व करो इस सवाल को, सॉल्व करो, बताओ फटाफट बताओ इस सवाल का आंसर। ये जो मैंने परसेंटेज के पार्टीशन बनाए ना, इन परसेंटेज के पार्टीशन का एक ही कंसेप्ट है बेटा, प्योर परसेंटेज कंसेप्ट। इन सभी के सभी परसेंटेज पार्टीशन का टोटल जो है ना वो 3000 बना हुआ है, इसका मतलब हमने प्योर परसेंटेज कंसेप्ट यूज किया है इसके अंदर। 3:2 बहुत बढ़िया। 3:2 बहुत बढ़िया, चलो 3:2 देखते हैं। अभी आप बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू पे ध्यान मत दो, आप डायरेक्ट डायरेक्टली कर सकते हो। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ क्लास सी, ठीक है, क्लास सी के नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, क्लास सी के बेटा बॉयज, ठीक है, टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास डी, क्लास डी के क्या है गर्ल्स। हमको पता है कि क्लास सी में बॉयज कितने हैं, क्लास में बेटा बॉयज कितने, देखो तुम भी देखो क्लास में बॉयज कितने 9%, और क्लास डी में गर्ल्स कितने देखो 6%, अभी आप ये लिखा देखो 9% 6%, क्लास सी में बॉयज है 9%, क्लास डी में गर्ल्स है 6%, तो हम बोलेंगे कि क्लास सी में बॉयज है 9% और यहाँ पे कितने 6%, तो बेटा रेशियो कितना हो गया 3:2। बस खत्म सवाल, ज्यादा आपको बॉयज की ना वैल्यू निकालने की जरूरत है ना गर्ल्स की वैल्यू निकालने की जरूरत है। ठीक है, सबको क्लियर है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, सवाल को सॉल्व करो।
ठीक है, क्लास डी के गर्ल्स क्लास एफ के गर्ल्स से ठीक है कितना परसेंट ज्यादा है? 120%। 20% ज्यादा है कि 120% ज्यादा? अच्छा, मोर नहीं पूछा है। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैंने पढ़ने में गलती कर दी। तो व्हाट परसेंट ऑफ बोला है, सॉरी सॉरी, मोर नहीं पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ बोला है। देखो, हमें सबसे पहले बात करनी है एफ के गर्ल्स की और डी की गर्ल्स की। देखो, इसमें आप जो है पहले रेशो बना लो बेटा। जब ऐसे टाइप के सवाल आते हैं ना, सबसे पहले क्या कर लेने का, उन चीजों के बीच का रेशो बना लेने का जो दो चीजों के बीच में पूछा गया। तो सबसे पहले आप इसका रेशो बना लो। क्लास डी में कितने गर्ल्स है? तो क्लास डी में जो गर्ल्स है मेरे हिसाब से ये हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4%। क्लास डी में बेटा गर्ल्स है 4%। और क्लास एफ में कितने गर्ल्स है? क्लास एफ में कितने गर्ल्स है? 4% नहीं, 6% है, सॉरी, देख ही लेता हूँ ना पहले। ठीक है, क्लास डी में गर्ल्स है 6% और क्लास एफ में जो गर्ल्स है वो है 5%। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लास डी में कितने गर्ल्स है? 6% और यहाँ पे कितना है? 5%। तो बेटा रेशो कितना है? 6:5। आपको क्या पूछा है? व्हाट परसेंट ऑफ बोला है। व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट ऑफ मतलब क्या बोला गया है? डी बाय एफ इंटू 100 करना है। तो डी बाय एफ इंटू 100 मतलब क्या हो जाएगा? 6/5 इंटू 100 और 6/5 इंटू 100 मतलब कितना होता है? 120%। मोर नहीं पूछा है, ठीक है, मेरा ध्यान नहीं था, मोर नहीं पूछा है। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो फटाफट। बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो इस सवाल को सॉल्व करो फटाफट। रुको एक मिनट, आपका चैटिंग देखता हूँ मैं, आंसर आया क्या? कितना आंसर आ रहा है? 330 आ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गर्ल्स, ठीक है, ऑफ क्लास सी एंड डी टुगेदर? ठीक है, क्लास सी और डी के गर्ल्स का टोटल कर देना है, ठीक है, एंड बॉयज ऑफ क्लास ए एंड एफ टुगेदर। ए और एफ के जो है, जो बॉयज है, इनका टोटल करना है और इनके बीच में बेटा डिफरेंस कितने का आता है ये आपको बताना है। तो आप कुछ नहीं, बस परसेंटेज का यूज कर लो। क्लास सी और डी में गर्ल्स कितने? तो क्लास सी और डी के गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्लास सी में कितना है? 15, 6 है ना, 6% प्लस, देख ही लेता हूँ यार, सी डी एफ, सी डी 6 और ए एफ कितना है? 8 और 15। ठीक है, 6 और यहाँ पे है 8 प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ पे अब 6 और 6 कितना होता है? 12 और ये 15 और 8 कितना होता है? देखो, 15 और 8 करने की भी जरूरत नहीं, अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट माइनस करते हो 12 में से, अगर 15 माइनस कर दे तो 3 रहेंगे और 8 और 3 कितना रहेगा? 11। तो आप ऐसा भी डिफरेंस ले सकते हो, डिफरेंस रहेगा 11% और 11% किसका रहेगा? 3000 का।
3 यहाँ पे 11% होता है 330। ठीक है, तो इस तरह से आ सकता है। डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस कभी निगेटिव नहीं होता। ठीक है, हो सकता है मैंने एफ पहले लिखा बाद में लिखा हो, सी डी पहले लिख दिया हो क्वेश्चन में, लेकिन डिफरेंस कभी निगेटिव नहीं होता। 303 आंसर करेक्ट है। चलो पहले इसको सॉल्व करो। फोर्टी 3.2 डिग्री, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जो बच्चों को डिग्री का कंसेप्ट नहीं पता ना वो थोड़ा ध्यान से समझो अभी। ठीक है, देखो ये जो आपका पाई चार्ट है, ठीक है, ये जो आपका पाई चार्ट है, तो बेटा ये पाई चार्ट जो है ये पूरा सर्कल है। ठीक है, ये पूरा सर्कल है और पूरा सर्कल सबको पता है कि पूरा सर्कल जो है कितना होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। पूरा सर्कल जो है कितने के बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर। अब इस पूरे सर्कल को हमने परसेंटेज में डिवाइड किया, इसका मतलब ये पूरा सर्कल जो है कहने के देखो 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पाई चार्ट में हमेशा एक बात याद रखने का कि 100% की जो वैल्यू होती है, 100% की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होती है। ये याद रखो, ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि पाई चार्ट में, ठीक है, 100% की जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री के बराबर होती है। हमको बोला है क्लास ए में कितनी डिग्री बनेगी, तो क्लास ए की बेटा 12% की वैल्यू निकाल लेते, तो हमको पता है कि अगर 100% की वैल्यू अगर 360 है, ठीक है, 360 डिग्री के बराबर है, तो 12% की वैल्यू हमको बस बता देंगे। तो वो क्या हो जाएगा 360/100 इंटू 12 कर लोगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 43.2 डिग्री। 43.2 डिग्री, इतना ही सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे याद रखो 100% की वैल्यू 360 डिग्री, या फिर ऐसे याद रखो कि 1% की वैल्यू 3.6 होती है। 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट याद करोगे 12 को अगर आपको 3.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट डायरेक्ट 43.2 डिग्री। ये वाले भी कंसेप्ट याद रखो, डिग्री वाले भी सवाल एग्जाम में आते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दो सौ साठ 260 बोल रहे हैं। ठीक है, चलो मैं पहले देख लेता हूँ वैल्यू क्या है एबीसी के बॉयज की। देखो एबीसी के बॉयज देखो बेटा कितना है 9 4 9 और 6। देखो एबीसी के जो बॉयज है, ठीक है, एबीसी के जो बॉयज है वो कितना है 4%, 9% और 6% इस तरह से है। तो आप लिखो 4% प्लस 9% प्लस 6%, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इनका एवरेज, और इनका एवरेज जो भी रहेगा, ठीक है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाद में 3000 रुपए से, 3000 से। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, और 4 13, 13 और 6 कितना 19, तो हो जाएगा 19/3%। और परसेंट जो है बेटा इसके 2 जीरो को कैंसिल कर लेगा, मतलब इंटू हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 10 को 190 आ रहा है ना मेरा, गलत लिखा क्या मैंने? गलत लिखा क्या मैंने? अच्छा अच्छा, आम्ही गर्ल्सचे घेतले, बॉईजचे काय होते? बॉईजचं काय होतं 8 9 9। ठीक है 8 9, ठीक है ठीक है ठीक, गलती हो गई मेरे से। ठीक है, अगर बॉयज का पूछा होता एबीसी के
ठीक है, तो आंसर होता 8% प्लस 9% प्लस 9%, ठीक है, बटे 3, ऐसा हो जाता। ठीक है, 9 और 9 18, 18 और 8 कितना होता? 26, 26 बटे 3 इंटू कितना, 30, ऐसा होता, 260 होता है फिर इस सवाल का आंसर, बराबर है 260। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, एक सवाल सॉल्व कर दे, फिर हो गया खत्म आज का डीए। इसको सॉल्व करो। और 87, बाकीचे मुलं आन्सर करून येतात, तुम्ही प्रॅक्टिस करता का नाही डीआयची? अक्षय झाला, अनिकेत पाटील झाला, तुमचे आन्सर कोण नाही येत आहे? गणेश, हिमांशी, आंसर आया तो टाइप किया करो, एटलीस्ट पता तो चले मुझे कि कितने बच्चों को समझ रहा है। ठीक है, 447 देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास सी में जितने भी बॉयज है और क्लास ए में जितने भी गर्ल्स है, अगर उनको 30% और 20% से डिक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए एंड सी आफ्टर चेंज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास सी एंड क्लास ए आफ्टर चेंज, ऐसा बोला गया। देखो, क्लास सी में जो है बॉयज को बढ़ाना है 30% से, और क्लास ए के जो गर्ल्स है उनको घटाना है 20% से। तो क्लास सी के जो बॉयज है इसको 30% से बढ़ाना है, और क्लास ए के जो गर्ल्स है, ठीक है, इसको 20% से क्या है, घटाना है, और बाद में इनका टोटल बताना है। तो क्लास सी में बॉयज कितने हैं? तो डायरेक्ट आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रॉब्लम ही जाएगा। 8%, क्लास सी में बॉयज कितने हैं? 9%। पूछा क्या देखो, क्लास सी के बॉयज और क्लास ए के गर्ल्स, क्लास सी के बॉयज है 9%, क्लास ए के गर्ल्स है 4%। देखो, क्लास सी में जो बॉयज है क्या था वैल्यू, एक बार बताओ, वैल्यू भूल गया मैं। क्लास सी के बॉयज बताओ, परसेंट बताओ, परसेंट 9, 9 और 4 है ना, ठीक है, ये 9% है, और ये कितने हैं, 4% है। तो ये 9% किसका, ये 3000 का 9% है, ये 4% भी किसका, ये 3000 का 4% है। तो बस यही करो, 3000 का 9% तो तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो यार, 3000 का 9% कितना हो गया, 270, और 3000 का 4 3 सौ कितना, 12, 120। इससे को 30% से बढ़ाना मतलब 130 बटे 100, इसको 20% से घटाना मतलब 80 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा, इसका बस एडिशन कर दो। ठीक है, 0 0 0 0 गेट कैंसिल, और यहाँ पे तो हमको पता है कि ये 4/5 होता। 5 का कितने गुना है, ये 5 का 24 गुना 24, 96,
यहाँ पे 13 इंटर 27 दूनी 13 13 17 91। फिर ये है 260 प्लस 91 प्लस 96 9 9 18। 447 काहीतरी येत आहे वाटते आन्सर। 447 आ रहा है क्या? 351 351 आता है। अच्छा आपने ऐड करके बताया 351, ठीक है मैंने ऐड नहीं किया ना, बस 447। बोलो समझा क्या आज का DI? बहुत टाइम हो गया भाई, जल्दी बताओ। सबको क्लियर हो गया, सबको समझ गया DI कैसे रहता, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। आज जितना बेसिक बताना चाहिए था उतना मैंने बता दिया, जिस वजह से आज थोड़ा सा एक ही DI हो पाया। कल से देखेंगे ज्यादा से ज्यादा DI ले सकूं मैं आपके, ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक की जो है रिकॉर्डिंग्स में अवेलेबल करा दूंगा।